हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष चिन्ह होता है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। यानी कि जो हमारे क ख ग होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और वर्ण से ही मिलकर क्या बनता है बच्चों, शब्द बनता है। ठीक है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वर्ण के विचार के बारे में। ठीक है, तो वर्ण आप लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग कैसे वर्ण होता है। ठीक है, तो वर्ण भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई बे है। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, परंतु ये समस्त ध्वनियाँ वर्ण नहीं हैं। कुछ ही ध्वनियों को स्वीकृत करके उनके चिन्ह निश्चित किए गए हैं, वह उन्हें वर्ण का रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। यानी कि जो भी ध्वनि निकलती है उसका कोई मतलब हमेशा नहीं होता है, यानी कि हर किसी का मतलब नहीं होता है। कुछ हैं जिनको मतलब दिया गया है और उनका चिन्ह निश्चित किया गया है। ठीक है, तो उसे ही वर्ण कहा जाता है। परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों। वर्ण वे ध्वनि के स्रोत हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, यानी कि वो एक ही है, सिंगल है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए उसको वर्ण कहा गया है। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनके माध्यम से लिखित रूप से हमें उन्हीं भावों का बोध होता है जो मौखिक भाषा में बोलने से होता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्दों का निर्माण वर्णों से ही होता है, जैसे क, अ, ल, अ, म, अ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कलम। यानी कि इसमें जो भी बोलने में हमें वर्डों का उच्चारण हो रहा है उसको ही ऐड करेंगे हम, है ना। जैसे क में आ की भी मात्रा, आ की भी वो साउंड आ रही है, तो ये हो जाएगा क। ल में आ की मात्रा का साउंड हो रहा है तो ल। ठीक है, माँ में भी म आ का साउंड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कलम। तो ये इस तरह से ऐड हो गया। ये यहाँ हमने वर्णों की सहायता से कलम शब्द बनाया है। तो वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और कलम क्या है, एक शब्द हैगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी की वर्णमाला में कुछ 48 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। जो का खा सीरीज़ होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उसमें कितने होते हैं, 48 होते हैं टोटल। तो वर्णों के भेद तो ये वर्णों के भेद कितने टाइप के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है इनको। पहला हैगा स्वर, दूसरा हैगा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर को कहते हैं वॉबल और व्यंजन को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ओके, तो स्वर के बारे में क्या लिखा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11 हैं। देखते हैं हम क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं ये। आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्वर, यानी कि वॉबल हो गए हमारे। तो कितने हैं ये, 11 हैं। ठीक है, अब हम कॉन्सोनेंट देखते हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। अब इसमें स्वर के बारे में जो बताया है उसके बारे में देखते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो पहला क्या है, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 वर्ण
ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर हैं। जो कौन कौन से हैं ये दिए हुए हैं, आ, ई, उ, ऋ। तो ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर, ठीक है, जो कम समय लेते हैं बोलने में। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या हो गया, हमारे दीर्घ स्वर हो गए, यानी कि इनको बोलने में थोड़ा समय लगा हमें। तो ये इस तरह से हो गए। थर्ड नंबर पे है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे हिंदी की गिनती का 3 का अंग लिख दिया जाता है, जैसे ओम, ठीक है। तो ये हो गया प्लुत स्वर। अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब अब इसका प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, ओम का। स्वरों की मात्राएं, तो ये स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, ये स्वर दिए गए हैं, इनकी मात्राएं दी गई हैं और ये उनके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे स्वर हो गए और इनकी ये मात्राएं दी गई हैं। देखिए कैसे दी गई हैं, कैसी लगी है, आ की ऐसे लगी है और बड़ा की इस तरह से लगी है, छोटी की ऐसे लगती है, बड़ी की इधर से लगती है, ठीक है, और ऊ की इस साइड में लगती है और बड़े की इधर को लगती हैं, ऋ, ए, ओ एंड औ। तो ये हो गई इसकी मात्रा, ठीक है। तो ये इनके उदाहरण हैं। इसका क्या है, कर, काम, किताब, कील, कुल, कूप, कृषक, केला, कैसा, कोयल, कौशल, ठीक है। तो ये उनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे दिए गए हैं कॉन्सोनेंट। तो ये किस तरह से हैं, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। चा में कितना आता है, च, छ, ज, झ, झ, सॉरी वहाँ। तो ये होता है टा से क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ, ण, ठीक है। और त से क्या होता है, त, थ, द, ध, न। प से प, फ, ब, भ, म। और फिर ये आते हैं ये हमारे कितने हो गए, 27 हो गए। तो और ये इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और नीचे दिए गए हैं अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। तो ये य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन ये कितने होते हैं, श, स, श, स, ह, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। आगे देखते हैं व्यंजन के भेद। आपको जो ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की डिटेल नीचे दी गई है, हम यहाँ पर देखेंगे इसको। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ये क से मा तक, ठीक है, क से मा तक हैंगे। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो इसमें इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता, अपितु श्वास भीतर से बाहर क्यों निकलती है। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। ऊष्म, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भाग को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में कितने हैं, 4, जो पहले हमने बता दिया था, श, स एंड स है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। अब देखते हैं आगे अन्य भेद। संयुक्त व्यंजन, अलग अलग व्यंजन आपस में जोड़कर संयुक्त ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे कि क्या है, क प्लस स प्लस अ, ये क्या हो जाएगा, श जो छ होता है ना, क्षत्रिय वाले श, तो ये बन जाएगा। त, र, अ, त्र हो जाएगा। ज, झ, ण एंड अ, तो यज्ञ हो जाएगा। श, र, अ, श्रेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन।
फिर होता है हमारा द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जोड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन बनता है। क्या बनता है? द्वित्व व्यंजन बनता है। जैसे कि एक का आधा का बनाया, ऐसे बनता है आधा का, और फिर पूरा का बनाया। ठीक है, आधा का को हम ऐसे लिखते हैं, नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो आधा का, या जो भी होता है, जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसके नीचे अगर हलंत लगा दिया जाए तो वो आधा कहलाया जाता है कि इसका आधा लिखा गया है। ठीक है, हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं पक्का, शक्कर, चक्कर, टक्कर, ये इसके एग्जाम्पल हुए। चा एंड इसको कैसे लिख सकते हैं? सच्चा, कच्चा, कच्चर, बच्चा आदि। ता से देखते हैं पत्ता, सत्तर, छत्ता, कुत्ता आदि। तो ये हो गए। ल से क्या होता है? बल्ला, हल्ला, गल्ला, तल्लीन आदि। ज से छज्जा, रज्जू, मज्जा आदि। तो ये हो गए हमारे, ठीक है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब दो। अब आते हैं आगे। द्वित्व एवं संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या है? जब समान ध्वनि के व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, परंतु जब अलग अलग ध्वनि के व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे चच, कक, तत, नन आदि द्वित्व व्यंजन है, जबकि कख, चच, न, स्म, श, श आदि संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। जो पहले जिसमें एक जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और जिसमें अलग वर्ड, दो तरह के वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहा जाता है इसको। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं स्वर्निम ध्वनियाँ। तो स्वर्निम ध्वनियाँ क्या होती हैं? अड़ा, अड़ा स्वर्निम ध्वनियाँ हैं। ये दोनों ड और ढा से विकसित हुए हैं, यानी कि ड ढा के नीचे अगर बिंदी लगा दें तो क्या हो जाएगा? ढा एंड ढा हो जाएगा। तो शब्द के प्रारंभ में ड व ढा ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। ये शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन का रूप ले लेती हैं। डह एंड ढ ध्वनियाँ शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये शब्द के बीच तथा अंत में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे ड का डलिया, डगर, ढ से ढक्कन, ढोल, और ढ से सड़क, पकड़, ढ से चढ़, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। तो ये इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी लेकिन अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क, ख, ग, झ, फ आदि आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ताक, मखमल, सजा, फन, बाग आदि। इसी प्रकार हिंदी में एक आगत स्वर का प्रयोग भी पाया जाता है। आगत स्वर है। जैसे कि कॉलेज हो गया, हॉकी, टॉफ़ी, डॉक्टर, हॉल आदि शब्द आगत स्वर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे आगत समझ में आया आप लोगों को। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में वह सारा डिटेल लिखा हुआ है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना और मैं अपनी तरफ से क्या करूं, तो ये हम इसको एज इट इज़ ही देखेंगे। सब कुछ क्लियर है, देखते जाइए आप लोग, सुनते जाइए और बाद में इसको आप रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्वर और व्यंजन के उच्चारण में अंतर होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, परंतु व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। जब हम का उच्चारण करते हैं तो इसमें आ की ध्वनि का योग होता है, तो ये हमारा क्या प्लस आ का हो जाएगा। जब कोई व्यंजन आ के बिना बोला जाता है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची जाती है जिसे हलंत कहा जाता है। ठीक है, अगर तो क, ख, ग, घ, तो ये हो जाएगा, है ना। प्रयत्न क्या कहते हैं? प्रयत्न देखते हैं। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश, चेष्टा या परिश्रम। वर्णों के संबंध में प्रयत्न से आशय उस परिश्रम से है जो वर्णों को बोलते समय हमें करना पड़ता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में क्या है? वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और बाह्य वर्णों को बोलते समय अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके चार भेद हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने हैं? चार भेद। तो पहला क्या है? घोष,
यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में प्रकंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के सभी अंतिम तीन तीन वर्ण दिए गए हैं। तो क्या है? ग, घ, ण, ज, झ, ढ, ण, ढ, ढ, द, ध, न, ब, व, म, य, र, ल, व और आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ घोष हैं। तो इनमें क्या हुआ? हमारे जो कंठ में वो क्या है? वो वाइब्रेशन हुई। तो इस तरह से इनको क्या जाता है? घोष वर्ण कहा गया है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 30 हैगी। ठीक है। अब आते हैं अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा श, श, स वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है। तो ये लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए। क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ यानी कि कितने लिए हैं? 2 लिए हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। थर्ड नंबर पे देखते हैं बच्चों, अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। तो ये इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लेना। तथा य, र, ल, व में सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। फोर्थ देखते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है क, ख, ग, छ, झ, ठ, ढ, त, थ, ध, फ, भ और शेष है श, स। ठीक है। तो ये महाप्राण हो गए। तो इनके एग्जाम्पल समझ में आए। बाह्य प्रत्यय कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। यानी कि आपको इनके शब्दों से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। घोष मतलब प्राणवायु में प्रकंपन होना यानी कि वाइब्रेशन होना। अघोष मतलब नहीं प्रकंपन मतलब वाइब्रेशन नहीं होना। अल्प प्राण यानी कि उसमें कम मात्रा में बाहर निकलना। और महाप्राण जिसमें ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहा जाता है। तो ये बच्चों इसके एग्जाम्पल से और ये हमने पढ़ा है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हिंदी है बच्चों तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है। ठीक है, और याद करना है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।